नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट सीरीज संख्या 2 को। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के टेस्ट सीरीज संख्या 3 को। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 201 से लेकर के 300 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 201 है कि रुद्रदामन के किस झील का पुनः निर्माण कराया था। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था, जबकि सुदर्शन झील के निर्माण करता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 202 है कि गुप्त शासक किसने शकों का सर्वनाश कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो ये शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 203 है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये सूर्य पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 204 है कि शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब कराया था। तो शक संवत का प्रारंभ जो है ये 78 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 205 है कि पहलव वंश कहाँ के थे। तो देखिए, पहलव वंश जो थे ये ईरान के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 206 है कि पहलव वंश के संस्थापक कौन थे। तो पहलव वंश के संस्थापक मिथ्रेटोडस थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 207 है कि पहलव वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे। तो पहलव वंश के सबसे योग्य शासक थे गोंडोफर्निस। तो गोंडोफर्निस पहलव वंश के सबसे योग्य शासक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 208 है कि भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था। तो भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था संत थॉमस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 209 है कि कुषाण कहाँ के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया। कुषाण जो है मध्य एशिया के निवासी थे। प्रश्न संख्या 210 है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 211 है कि कुजुल कड़फिसस ने किस प्रकार का सिक्का चलाया। तो कुजुल कड़फिसस जो था ये तांबा का सिक्का चलाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 212 है कि कुषाण वंश का अगला शासक कौन था। तो कुषाण वंश का अगला शासक था भीम कड़फिसस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 213 है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 214 है कि कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया। तो कनिष्क अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 215 है कि कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी जो थी ये थी मंधूस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 216 है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था। तो कनिष्क जो है वे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 217 है कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ करवाया था। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम सदी में किया था कुंडल वन में, जिसमें उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। प्रश्न संख्या 218 है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। तो कनिष्क के दरबार में जो चरक थे वो एक वैद्य थे। हालांकि चरक की पुस्तक है चरक संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 219 है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो बुद्ध चरित्र जो है ये रचना अश्वघोष की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 220 है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 221 है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद
बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है 222। प्रश्न संख्या 222 है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के शासनकाल में जारी किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 223 है कि कनिष्क के समय पहली बार खेती किस फसल की हुई थी? तो कनिष्क के समय सबसे पहली बार जो खेती हुई थी ये नाशपाती की हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 224 है कि कनिष्क के समय किस नाविक ने मानसून की खोज की थी? तो कनिष्क के समय हिप्पियालस नाम के जो नाविक थे इन्होंने मानसून की खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 225 है कि रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था? तो रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 226 है कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो कनिष्क की मृत्यु 105 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 227 है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिए गए ऑप्शनों में से कुषाण वंश का कोई भी अंतिम शासक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 228 है कि कुषाण वंश के ही सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो कुषाण वंश के जो सामंत थे ये आगे चल करके गुप्त वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 229 है कि कनिष्क के समय किस कला शैली का विकास हुआ? तो कनिष्क के समय जो है गांधार कला शैली का विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 230 है कि गांधार कला शैली में सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी है? तो गांधार कला शैली में सबसे अधिक मूर्ति भगवान बुद्ध की बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 231 है कि गांधार शैली में मूर्ति किस रंग की होती थी? तो गांधार शैली में मूर्ति जो है ये काला पत्थर का बना हुआ होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 232 है कि मथुरा शैली में किस रंग के पत्थर का प्रयोग होता था? तो मथुरा शैली में जो है उजला रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 233 है कि अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ? तो अमरावती शैली का विकास जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 234 है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 235 है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 236 है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 237 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 238 है कि लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 239 है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है? तो B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 240 है कि पुराणों के अनुसार समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तीन समुद्र का पानी समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है पीता था। 3 समुद्र का पानी समुद्रगुप्त का घोड़ा पीता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्रश्न संख्या 241, किस देश के शासक ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपने दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो ये श्रीलंका के शासक जो हैं ये बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपने दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 242 है
कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 243 है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 244 है कि समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना किए थे। तो समुद्रगुप्त जो है ये कृष्ण चरित्र की रचना किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 245 है कि समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था। तो जिस सिक्का पर समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए दिखते हैं ये सिक्का सबसे ज्यादा प्रचलित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 246 है कि समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना। तो समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक रामगुप्त बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 247 है कि रामगुप्त की हत्या की चर्चा विशाखादत्त की किस पुस्तक में है। तो ये देवी चंद्रगुप्तम में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक हैं विशाखादत्त, जिसमें रामगुप्त की हत्या का वर्णन है। प्रश्न संख्या 248 है कि किस गुप्त शासक ने शकों को अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 249 है कि इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 250 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किसका बना था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन जो है ये पत्थर का बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 251 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था। तो संस्कृत के जो 9 विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 252 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, इसकी यात्रा विवरण किस पुस्तक में है। तो ये सियूकी में है। सियूकी जो है ये फाहियान के द्वारा लिखी गई एक यात्रा विवरण पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो फाहियान आया था उनकी चर्चा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 253 है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। प्रश्न संख्या 254 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध वैद्य थे धन्वंतरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 255 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 256 है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था। तो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 257 है कि विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन था। विश्व का सबसे पहला हॉस्टल देने वाला विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 258 है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवा दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 259 है कि कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना। तो कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 260 है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और उसका पुनर्निर्माण जो है एक बार रुद्रदामन ने करवाया था, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रश्न संख्या 261 है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो ये था गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश जो है हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 262 है कि रजत सिक्का किस जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे। तो रजत सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या है 263 कि भानुगुप्त के किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 264 है कि गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 265 है कि गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त काल की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 266 है कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 267 है कि गुप्त काल में शासक की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो किसके अधीन होती थी? तो शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामिक के अधीन होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 268 है कि निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था? तो गुप्त काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 269 है कि किस काल में गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो गुप्त काल में गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 270 है कि अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्ध। बुद्ध से अजंता कलाकृति का संबंध है। प्रश्न संख्या 271 है कि अजंता किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, बौद्ध के लिए भी है, जैन के लिए भी है और हिंदू के लिए भी है। तो ये तीनों के लिए अजंता का धर्म जो गुफा है वो प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 272 है कि विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? तो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बुद्ध की अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के वामियान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 273 है कि महरौली का लौह स्तंभ किस शासक ने से संबंधित है? तो महरौली का जो लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 274 है कि आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हालांकि शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही किया था। प्रश्न संख्या 275 है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 276 है कि गुप्त वंश प्रसिद्ध था। तो गुप्त वंश जो है ये कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 277 है कि हुंडों की राजधानी कहाँ थी? तो हुंडों की राजधानी जो थी ये काबुल थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 278 है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 279 है कि पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 280 है कि पुष्यभूति के कितने संतान थे? तो पुष्यभूति के 3 संतान थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 281 है कि राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा किससे हुआ था? तो राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 282 है कि मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 283 है कि देवगुप्त की हत्या किसने किया? तो देवगुप्त का जो हत्या है वो राजवर्धन ने कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 284 है कि बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो बंगाल के शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 285 है कि वर्तमान में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी की है? तो वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 286 है कि शशांक की हत्या किसने कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दिया था। प्रश्न संख्या 287 है कि हर्षवर्धन ने राजश्री का पता किस बौद्ध भिक्षु के सहयोग से लगाया था? तो हर्षवर्धन ने राजश्री का पता जो है ये दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु से लगाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 288 है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई?
तो हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 289 है कि हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की। तो हर्षवर्धन नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सभी पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन ने किया था। प्रश्न संख्या 290 है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 291 है कि कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है। तो कादम्बरी और हर्षचरित जो है ये वानभट्ट की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 292 है कि किसके काल को चोर तथा डाकुओं का काल कहा जाता था। तो ये जो है चोर तथा डाकुओं का काल हर्षवर्धन के काल को कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 293 है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग जो है ये भारत का यात्रा किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 294 है कि यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। यह राजा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 295 के सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन कन्नौज तथा प्रयागराज में दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 296 है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को पुलिकेशन द्वितीय ने रोका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 297 है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 298 है कि इतिहास में किसे राजा के काल को युग परिवर्तन का काल कहा गया है। तो हर्षवर्धन के काल को युग परिवर्तन का काल कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 299 है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो मथुरा था। ह्वेनसांग के समय सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र था मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 300 है कि ऐहोर अभिलेख कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में ऐहोर अभिलेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।